राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बुलाते हैं, हमने पढ़ा था कल, और उसको हम कापा बुलाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी हमने पढ़ा था कि वो लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास है, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। जब हम लोग वेरिएशन लेते हैं ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration। अगर concentration decrease हो रही है तो इसका मतलब solution ज्यादा dilute हो रहा है, तो हम इसको एक और तरह से पुट कर सकते हैं कि molar conductivity increases with decrease in concentration और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते रहेंगे, मतलब उसमें वाटर डालते रहेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, राइट। व्हेयरएज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज कापा, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या करती है, it decreases with increase in dilution, right? Now why this is happening? कि एक जगह हम बोल रहे हैं दोनों ही कंडक्टिविटी टर्म्स है, एक जगह हम बोल रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, और हम बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। डिफरेंस ये क्यों आता है? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो एक मास फैक्टर है। मास फैक्टर का मतलब कि अगर ये हमने एक सेल लिया तो मोलर कंडक्टिविटी इस पूरे बीकर में जितने आयंस हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ मास फैक्टर व्हिच मींस इट विल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं वैसे वैसे ही क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जगह मिल जाती है टू रोम अबाउट, ठीक है। और अगर उन्हें ज्यादा जगह मिलेगी तो वो पूरे इस एरिया में घूमते रहेंगे, इजंट इट। तो मोलर कंडक्टिविटी में मास फैक्टर में या पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, और जो कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। पर जब हम लोग कापा लेते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कि इट इज अ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमको कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सपोज कैलकुलेट करनी है इतने से एरिया में, राइट। अगर हम इतने से एरिया में कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस वाले एरिया में नंबर ऑफ आयंस हो ही ना, सारे जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो बाकी एरियाज में ट्रैवल कर जाए, या डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया इट विल डिक्रीज, देयरफॉर specific conductivity also decreases. So did you understand? Right? अब हमने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स किए थे। The first one, which was known as strong electrolytes, right? जब हम strong electrolytes करते हैं तो strong electrolytes के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ हम एक डायरेक्ट बिहेवियर शो कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी का, और जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डेबी हकल on Sager
इक्वेशन, नाम ही बड़ा है, इक्वेशन बहुत छोटी है। अच्छा, डेबी-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम ग्राफिकली शो करें, एक ग्राफ यहां पे डालते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन lambda m and under root of concentration, राइट। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होती रहेगी, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग जा रहे हैं, दिस पॉइंट इज जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, राइट, और इस पॉइंट पे हम कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं बाय लैम्डा एम नॉट। सो लैम्डा एम नॉट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन। Molar conductivity at infinite dilution, that is what limiting molar conductivity is, या at zero concentration, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि lambda m यहाँ पे at zero है and highest lambda m, तो एक रिलेशनशिप दे दिया डेबी-हकल ने, that is lambda m that is equal to lambda naught minus ac raised to power half, okay। जहां पे जो lambda m है that is the molar conductivity lambda m naught that is equal to limiting molar conductivity, ठीक है, that is equal to limiting molar conductivity। और जो A है, A over here is a constant और C जो है that is the concentration, right। अब A constant जो है ये डिपेंड करता है on the type of electrolytes। किसी भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं और सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसका A सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले रहे हैं तो NaCl को हम 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं, ओके। क्या हो रहा है, क्या हुआ, ये हंसी जा रही पीछे से दोनों, वो भी हंस रही है, ये भी हंस रही है, ये दोनों भी हंस रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है, मैं इतना सीरियस हूँ, अरे तुझे लग उठाऊंगी ना कुर्सी पे, मैं भी इधर आ फिर भी हंसी ये देखना, शांति से क्लास लो, राइट। सो हम क्या बोल रहे हैं कि जो NaCl है उसको हम 1:1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हैं 1:1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज Na की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, Cl की वैलेंसी 1 नेगेटिव है, दोनों की वैलेंसी 1 हो गई। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका 1:1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है या 1:1 वैलेंसी है, उन सबका A की वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम, गॉट इट। उसी तरह से अगर हम लोग MgCl2 ले, दिस इज 2:1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो 2:1 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उन सबका A जो है दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड। सो ये डेबी-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन थी जिससे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता चलता है कि लैम्डा m जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे लैम्डा m जो है वो डिक्रीज होता रहेगा।
पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ कुछ अलग दिखाई देता है. So when we are talking of weak electrolytes, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ कुछ डिफरेंट है. उसी तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन lambda m and under root of concentration, and we see that the graph comes to like this. ठीक है. अब अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है तो हम इस ग्राफ को जितना मर्जी एक्सट्रापोलेट करेंगे, it will never reach the value of zero concentration. तो ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना एक चैलेंज था, राइट? तो उसके लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने मोलर कंडक्टिविटीज कैलकुलेट करी, whose name was Kohlrausch. And he gave us a law to make us understand about the variation of electrolytes, conductivity of electrolytes with concentration. ठीक है. क्या बोलता है ये लॉ? इसने क्या किया कि कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज कैलकुलेट करी कुछ सॉल्ट्स की. जैसे उसने lambda naught for KCl देखा. So lambda naught for KCl that is equal to 149.9. ठीक है. उसी तरह से उसने NaCl का भी lambda naught कैलकुलेट किया, and lambda naught of NaCl that was 126.5. So let's see the difference. 4 आ गया, 3. The difference over here is coming as 23.5. यहाँ पे हमने दोनों के क्लोराइड्स लिए हैं. ठीक है. अब सेकंड में हम दोनों के ब्रोमाइड्स लेते हैं. lambda naught for KBr and lambda naught for NaBr, right? जब KBr का था that was 156.6 and 128.2. तो डिफरेंस देखो, 4 आ गया, 16 take away 8, that is going to be how much? 8. 16 take away 8. 8. गलत दिया हुआ है यहाँ पे. 28.4. गलत दिया हुआ है. 9 take away 6 is 3 and 4 is 6 take away 123 आएगा ये. ठीक है. सो ये lambda naught for NaBr that will become equal to again 23.4, राइट? और फिर उसके बाद अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट ले, lambda naught for KNO3 and lambda naught for NaNO3. KNO3 की जो वैल्यू थी it was given as 145.0 और NaNO3 की जो वैल्यू थी that was given as 121.6. So this was also coming to 23.4. ठीक है. Now over here we can see that whatever anion we are taking, अगर हम कैटायन सेम ले रहे हैं तो डिफरेंस जो है कंडक्टिविटीज का वो सेम आ रहा है, राइट? इसके बेसिस पे कोलरैश ने अपना लॉ फॉर्मुलेट किया. क्या था वो लॉ? राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at infinite dilution, when dissociation is complete, each ion makes a, when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution
each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte. Molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the ion. Irrespective of the nature of the other ion. ठीक है? तो according to this, he gave a mathematical expression saying that if we want to calculate lambda naught for NaCl, that is given by lambda of Na positive plus lambda of Cl negative. ठीक है? In a similar manner, अगर हम lambda for MgCl2 calculate करेंगे, तो then that will be equal to lambda of Mg2 positive plus, because there are two ions of chloride over here, तो हम chloride के lambda को multiply कर देते हैं by 2. ओके, और अगर हम यहाँ पे lambda naught for AlCl3 कैलकुलेट करेंगे, तो AlCl3 का क्या आ जाएगा? lambda for Al3 positive plus 3 lambda of Cl negative. Why? Because यहाँ पे 3 ions हैं chloride में. Okay, so this is what the Colruyt law was. Let's go on to the applications of Colruyt law. Applications. The first application of Colruyt law was it helped to calculate conductivities of weak electrolytes. Right? So इसकी जो first थी application, इससे help किया to calculate the conductivities of weak electrolyte at infinite dilutions. अब कैसे हम इसको करते हैं कि इसमें हमें strong electrolytes का डाटा दे रखा होता है और उससे हमको weak electrolyte का जो molar conductivity है वो calculate करनी होती है. ठीक है? जैसे for example हमें बोला है to calculate lambda naught for CH3COOH. Given to us in the question is lambda naught for CH3COONA is equal to X. ठीक है? Lambda naught for HCl is equal to Y and lambda naught for NaCl that is equal to Z. ठीक है? इन तीनों के डाटा से हमको इसका कैलकुलेट करना है, तो हम तीनों को ब्रेकअप करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आएगा lambda naught for CH3COOH that is equal to lambda of CH3COO negative plus lambda of H positive according to Colruyt law. Right? Second, हमारे पास CH3COONA दिया हुआ है, इसका हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास सेकंड क्या दिया हुआ है? lambda of CH3COONA. ये किस तरह से ब्रेक होगा? lambda of CH3COO negative plus lambda of Na positive. ठीक है? सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है? lambda of HCl. So lambda naught for HCl that will be equal to lambda of H positive plus lambda of Cl negative. ठीक है? फिर थर्ड हमें दिया हुआ है lambda naught for NaCl that is equal to lambda of Na positive plus lambda of Cl negative. ठीक है? अब इन तीनों डाटा से हमें आयन्स कौन से चाहिए? एक आयन हमको ये वाला चाहिए, दूसरा आयन हमको ये वाला चाहिए, बाकी ये सारे कैंसिल होने चाहिए. ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों में से जिसके पास अनकॉमन आयन्स है
जिस भी डाटा में अनकॉमन आयंस है उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, इसके पास CH3 COOH और Na है। सेकेंड वाले के पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो कोई भी कॉमन आयन नहीं हुआ ना, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों को फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड करते हैं तो हमारे पास आया नेगेटिव प्लस lambda of Na positive plus lambda of H positive plus lambda of Cl negative। अब थर्ड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम कॉमन है, सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में क्लोराइड कॉमन है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो वी हैव माइनस lambda of Na positive माइनस lambda of Cl negative, ठीक है। व्हाट विल हैपन नाउ, ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, H positive। So this is what we require। तो अब इसका डाटा भी उसी तरह से करो, हमने क्या करा था, CH3 COONA is X, this is equal to Y, so X plus Y minus Z। इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा, लिखो क्वेश्चन। तो मोलर कंडक्टिविटीज फॉर सोडियम एसीटेट, for sodium acetate, hydrochloric acid and NaCl are given as 91, 425.4, 425.4 and 126.4, 126.4। Calculate the molar conductivity of acetic acid. This we have to calculate। तो हमने क्या रूल बनाया कि अनकॉमन को हम ऐड करेंगे और कॉमन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसमें अनकॉमन कौन सा है, ये और ये, इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम इस दोनों के डाटा को ऐड कर देते हैं। दैट इज 91 प्लस 425.4 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 126.4, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.4611 516 माइनस 126.4, दिस कम्स टू 0 0 और 11 take में 2 is 9 and 3, ठीक है। सो इट इज कमिंग टू 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कॉल रैशनल। हैव यू अंडरस्टूड? देन सेकंड एप्लीकेशन। Second application is to calculate the degree of dissociation of weak electrolytes। अब weak electrolytes की हम degree of dissociation को represent करते हैं by alpha, ठीक है। and alpha that is equal to lambda c upon lambda naught, where lambda c is the molar conductivity at any concentration, at any concentration, ठीक है।
whereas lambda naught जो है that is the molar conductivity at infinite dilution. अब दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या जीरो कॉन्सेंट्रेशन lambda c जो है, lambda c is calculated by the formula kappa into 1000 upon c जो हमने कहा था, ठीक है। और जो lambda नॉट है इसको हम कॉलराश लॉ से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको lambda नॉट NaCl का कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू lambda ऑफ Na positive plus Cl negative. Have you understood? So lambda c का मतलब है, अगर सपोज आपको lambda c और lambda नॉट दोनों ही नहीं दे रखे तो lambda c का मतलब हुआ kappa into 1000 upon c और lambda नॉट का मतलब हुआ lambda Na positive और Cl negative. अब ये कोई भी आयन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है to calculate the dissociation constant. Dissociation constant. Dissociation constant को हम represent करते हैं by K. And K that is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. जहाँ पे C is the concentration and alpha that is equal to degree of dissociation. तो अगर हम alpha की वैल्यू यहां से करें तो ये आ जाएगा C into lambda C upon lambda naught का square upon 1 minus lambda C upon lambda naught. Or you can first calculate alpha and then after that you can calculate the degree, this dissociation constant.